हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 2 मई 2026। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 30 अप्रैल को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई के लक्ष्यों को बढ़ावा देना और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। महत्वपूर्ण तिथि कि भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई की सदस्यता, सफलता और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को समर्पित है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इसका मुख्य लक्ष्य देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को किफायती चिकित्सा और सुविधाएं और स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूक कराना है। सामाजिक प्रभाव, यह दिवस सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना एसईसीसी डेटा के आधार पर पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दिलीप कुमार को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया है। दिलीप कुमार आईएएस को सेल का मुख्य संकेतक अधिकारी नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी दिलीप कुमार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का नया मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। पद की भूमिका सीवीओ के रूप में वे संस्थान के भीतर भ्रष्टाचार निवारण, आंतरिक जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली सतर्कता इकाई का नेतृत्व करेंगे। संस्था का परिचय, सेल भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है और केंद्र सरकार के अधीन एक प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पीएसयू है। प्रमुख तथ्य, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह वर्तमान में इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के प्रशासनिक नियंत्रण में अपनी 5 एकीकृत इस्पात इकाइयों का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 नए जिलों के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी दी है। नवनिर्मित जिलों के नाम, इन 5 नए जिलों में जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग शामिल हैं, जो लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में शासन को सुलभ बनाएंगे। प्रशासनिक परिवर्तन, इस विस्तार के बाद लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 2 लेह और कारगिल से बढ़कर अब 7 हो गई है, जिससे जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। उद्देश्य और लाभ, इन जिलों के गठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा गुहा के साथ किसे सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्ष्मण कृष्ण राव। तो लक्ष्मण कृष्ण राव को प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका सुमित्रा गुहा के साथ इस पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से शास्त्रीय गायक लक्ष्मण कृष्ण राव को सम्मानित किया गया है, जिन्हें यह गौरव सुमित्रा गुहा के साथ प्राप्त हुआ। पुरस्कार का उद्देश्य, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले और संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाले कलाकारों को दिया जाता है। चयन का आधार, लक्ष्मण कृष्ण राव को उनके विशिष्ट गायन शैली और भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में उनके निरंतर समर्पण और कलात्मक योगदान के आधार पर इस चयन समिति ने चुना है। सांस्कृतिक महत्व, लोकमत मीडिया समूह द्वारा स्थापित यह पुरस्कार संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है, जो युवा और अनुभवी दोनों तरह के संगीत साधकों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक
से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने ओपेक समूह से अलग होने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण निर्णय। अप्रैल 2026 में संयुक्त अरब अमीरात ने पेट्रोलियम निर्माता देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अपनी सदस्यता वापस लेने की ऐतिहासिक घोषणा की है। प्रभावी तिथि। यूएई का यह निर्णय आधिकारिक तौर पर 1 मई 2026 से प्रभावी हो गया है, जिससे वह इस संगठन को छोड़ने वाला हालिया सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया है। वापसी का कारण। यह कदम यूएई की अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने की दीर्घकालिक रणनीतिक और राष्ट्रीय आर्थिक हितों में अधिक लचीलापन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित है। ओपेक का परिचय। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। यूएई 1967 में इस समूह का सदस्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा मेहर बाबा प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया है। महत्वपूर्ण शुभारंभ। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने स्वदेशी ड्रोन प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए मेहर बाबा प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। प्रतियोगिता का लक्ष्य। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य मानव रहित हवाई प्रणालियों के विकास में भारतीय स्टार्टअप से एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। तकनीकी फोकस। यह संस्करण विशेष रूप से स्वार्म ड्रोन और उन्नत निगरानी प्रणालियों के नवाचार पर केंद्रित है, जो युद्ध के आधुनिक स्वरूप में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे। ऐतिहासिक संदर्भ। इस प्रतियोगिता का नाम दिग्गज वायुसेना अधिकारी एयर वाइस मार्शल मेहर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्हें सम्मानपूर्वक मेहर बाबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। यह संयंत्र बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण स्थान। भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र बिहार राज्य के पटना यानी कि बिहटा में स्थापित किया गया है। संयंत्र की विशेषता। ई कचरा यानी कि ई वास्ट और प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस देश की पहली इकाई है। मुख्य उद्देश्य। इसका लक्ष्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और कचरे से संसाधन बनाकर सर्कुलर इकोनॉमिक के विजन को धरातल पर उतारना है। आर्थिक लाभ। यह संयंत्र न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु DPI@2047 रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा यह विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। नीति आयोग ने भारत को वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ DPI@2047 रोड मैप जारी किया है। मुख्य स्तंभ। यह रोड मैप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के माध्यम से शासन में पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विकास का लक्ष्य। इसका उद्देश्य विकसित भारत @2047 की परिकल्पना को साकार करना है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि और वैश्विक आर्थिक नेतृत्व हासिल हो सके। नीति आयोग की भूमिका। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग इस रणनीतिक ढांचे के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और सतत विकास की निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई, जिसमें भारतीय भारोत्तोलकों ने 4 स्वर्ण पदक जीते? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, समोआ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, समोआ है। यह प्रतियोगिता समोआ के एपिया में आयोजित की गई है। आयोजन स्थल। यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप समोआ
के एपिया में आयोजित की गई है, जहां दुनिया भर के युवा भारोत्तोलकों ने हिस्सा लिया। भारतीय सफलता। भारतीय भारोत्तोलकों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का उद्देश्य। इसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रमंडल देशों के युवा और कनिष्ठ जूनियर एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और उनकी खेल प्रतिभा को निखारना है। महत्व। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन में भारत के बढ़ते दबदबे को दर्शाती है और आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भविष्य के सितारों को तैयार करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक फुटबॉल एकेडमी ने। तो जिंक फुटबॉल एकेडमी ने फाइनली मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता का स्वरूप। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा आयोजित भारत की शीर्ष स्तरीय अंडर 17 युवा फुटबॉल लीग है। मुख्य उद्देश्य इस लीग का प्राथमिक लक्ष्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें पेशेवर मंच प्रदान कर भारतीय फुटबॉल के भविष्य के लिए तैयार करना है। महत्वपूर्ण। जिंक फुटबॉल एकेडमी की यह जीत राजस्थान और भारत में युवा फुटबॉल प्रशिक्षण और उनके उन्नत विकास कार्यक्रमों की सफलता को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड ने यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है। परियोजना का नाम इसे कैलिबर लिथियम प्रोजेक्ट के रूप में पहचाना जाता है, जो फिनलैंड के मध्य ओस्ट्रोबोथनिया क्षेत्र में स्थित है। प्रमुख उद्देश्य इस संयंत्र का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बैटरी के लिए आवश्यक उच्च ग्रेड लिथियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करना और यूरोप की आयात पर निर्भरता कम करना है। रणनीतिक महत्व। यह पहल यूरोपीय संघ के हरित संक्रमण में मील का पत्थर है, जो क्षेत्र को लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा प्रगति अभ्यास के प्रथम संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। भारतीय सेना द्वारा इस अभ्यास के पहले संस्करण की मेजबानी बिहार के दानापुर सैन्य छावनी में की जाएगी। प्रतिभागी। इस ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास में कुल 11 मित्र देशों के सैन्य प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक शामिल होंगे, जो आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। मुख्य उद्देश्य। इसका प्राथमिक लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता, HADR और शांति स्थापना कार्यों में सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं को आदान प्रदान करना है। रणनीतिक महत्व। यह अभ्यास न केवल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा कूटनीति को मजबूत करेगा, बल्कि बिहार को वैश्विक रक्षा मंच पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रितिका श्री को। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। ऐतिहासिक उपलब्धि। रितिका श्री ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनकर खेल जगत में एक नया इतिहास रचा है। संबंधता। उन्होंने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन TNCA के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंपायरिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई है। सामाजिक प्रभाव। यह कदम भारतीय खेलों में समावेशिता और लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जा रहा है। प्रेरणा। रितिका की यह सफलता ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पारंपरिक कैरियर विकल्पों से हटकर खेलों में अपनी पहचान बनाने का एक सशक्त उदाहरण पेश करती है। तो डेली करंट अफेयर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।